नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नेशनल ट्यूटोरियल बुधवार में मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की जो पहली कविता है डस्ट ऑफ स्नो, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। हालांकि सीबीएसई पैटर्न की किताबों में जो इनका पहला लेसन था, उसी के साथ ये कविता जो है जोड़ करके आई हुई है। और इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दो कविताएं एक साथ दी हुई हैं, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो। तो आज हम लोग डस्ट ऑफ स्नो के बारे में अध्ययन करेंगे, और जब हमारी नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो उसमें हम इनके दूसरे वाले कविता का अध्ययन करेंगे। तो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही चर्चित कविता रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं अमेरिका के, और मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी कविता लेखन करते थे जिससे बहुत ही बड़ी, मतलब क्रांतिकारी कविता कही जा सकती है। और इनके इसी प्रकार के लेखन के लिए शायद आपको न पता हो, मैं आपको बता दूं कि उन्हें साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार से भी बड़ा माना जाता है, वो होता है पुलित्जर पुरस्कार। इन्हें चार बार दिया गया था। लेकिन इसके पहले कि मैं डस्ट ऑफ स्नो शुरू करूं, सबसे पहले हम लोग जो हमारे कवि हैं, पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके बारे में हम लोग जान लें तो अच्छा होगा। क्योंकि जब आप किसी कवि के बारे में जान जाते हैं अच्छे से, तो उनकी कविताओं से और उनकी भावनाओं से कनेक्ट हो जाते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जब भी कोई कवि कविता लिखता है तो व्याख्या भी वही सबसे पहले करता है कि आखिर वह किस उद्देश्य से लिखा गया। क्योंकि शायद उसकी सोच कुछ और हो, और अगर वह न बताए तो लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उसी एक अर्थ को अलग अलग बांट सकते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जान लें कि जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, और इनका जन्म 26 मार्च 1974 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। इनके पिता जो थे वो भी खुद एक शिक्षक थे, और आगे चल करके इनके पिता संपादक भी थे एक पत्र के। अमेरिका में एक दैनिक अखबार छपता था। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो साहित्य है यह इनकी विरासत थी। मैं आपके बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं कि इन्होंने सैन फ्रांसिस्को के टैक्स कलेक्टर के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। और पिता की असमय मृत्यु के बाद फ्रॉस्ट अपने दादा के साथ मैसाचुसेट्स आ गए थे, और यहीं पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये उच्च शिक्षा जो प्राप्त किए थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा जाना माना विश्वविद्यालय है, वहाँ से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। और यह अपने पिता की तरह से ही शुरुआत में एक शिक्षक की तरह अपना करियर शुरू किए थे, और आगे चल के स्वतंत्र लेखन करने लगे। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी रुचि थी वो थी कविताओं में, और इन्होंने बहुत सारी अच्छी कविताएं लिखी। मैं उनका कुछ नाम लेना चाहूँगा, है तो बहुत सारी उनकी कविताएं। एक कविता उनकी आई थी अ वॉयज विल, 1913 में आई थी। नॉर्थ ऑफ बोस्टन आई थी। आफ्टर एप्पल पिकिंग जो 1915 में आई थी। सेलेक्टेड पोएम्स इनके आए थे 1923 में। माउंटेन इंटरवल आया था। द लोन स्ट्राइकर, फ्रॉम स्नो टू स्नो, ए फॉरसेड इन द क्लियरिंग, यू कम टू 1964 में आई थी। इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं मैंने आपको बताया, और इसी कविताओं के लिए इन्हें चार बार पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अंततः इनकी जो मृत्यु हुई 29 जनवरी 1963 में 88 वर्ष की आयु में हुई, बोस्टन शहर में, जो भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो हमारी जो आज की
कविता है डस्ट ऑफ स्नो। ये कविता बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे ये एक ऐसे कवि थे जो सामाजिक चीज़ों पर लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं खींचते थे, प्रकृति प्रेमी थे। आप उनकी पिछली कविताओं में देखें जो कक्षा 9 में ही शामिल थी, उनकी जो कविता थी वो प्रकृति के इर्द गिर्द और भावनाओं के आसपास घूमती थी। ये जो कविता है ना डस्ट ऑफ स्नो, लेखक कहीं न कहीं इस कविता के माध्यम से एक सामाजिक कुरीति का विरोध करता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। हालांकि दर्शाया उन्होंने अपने आप पर ही है, लेकिन अगर हम देखें तो कहीं न कहीं एक भ्रांति है हम लोगों के समाज में कि जैसे हम लोग यह मानते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो बड़ा अपशकुन होता है। मैंने कई बार झेला है रास्तों में कि अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो अचानक लोग गाड़ी रोक देते हैं। कई बार इस गाड़ी रोकने के चक्कर में दूसरी गाड़ी से ठुक जाते हैं और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसी लोगों की भ्रांतियां हैं कि नहीं, अगर ऐसा हो गया तो अपशकुन हो जाएगा। ऐसे ही कई बार घर के ऊपर अगर कौवे कई बार ज़्यादा बोलते हैं तो लोग मानते हैं कि अपशकुन हो जाएगा। लेकिन लेखक का कहना है कि देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। अगर आप किसी अपशकुन वाली चीज़ को देख के भी बेहतर महसूस कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आपके साथ बेहतर होगा। लेकिन जब आप उस चीज़ को गलत सोचेंगे, जैसे बिल्ली रास्ता काट दी और आपको लगे कि मेरा तो अपशकुन होना ही होना है, तो शायद आपके साथ कहीं ना कहीं अपशकुन हो सकता है, कुछ काम आपका गड़बड़ हो सकता है और आप ये मान के चलेंगे कि इसी के चलते हमारा काम जो है गड़बड़ हो गया है। तो ये जो कविता है ये महज 8 लाइनों की है, छोटी कविता है, लेकिन समाज पर एक कुठाराघात करती हुई कविता है। लेखक ने कहीं न कहीं डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश की है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये अच्छी चीज़ें नहीं, हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही जो है हमको दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं कि कवि इसमें कहना क्या चाहता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, द डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। तो डस्ट क्या है? डस्ट माने धूल का कण या छोटे कण के लिए भी डस्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि केवल धूल कण के लिए हम डस्ट, जो छोटे छोटे कण हैं जो हवा में उड़ सकते हैं अपने आप हल्की हवाओं में, या हवा बहुत कम है फिर भी वो उड़ते हुए प्रतीत हो, तो ऐसे छोटे छोटे किसी भी गैसीय कण को, पानी के कण को या बर्फ़ के कण को या धूल के कण को हम यहाँ डस्ट से संबोधित कर सकते हैं। और स्नो शब्द यहाँ आया हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं, तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ़ का कण। ठीक है, लेखक यहाँ कहता है, आप थोड़ी सी सिचुएशन समझ लीजिए कि लेखक जो है काफ़ी दुखी था उस दिन और उसका मूड कुछ ठीक ठाक नहीं था और ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था कि कहीं न कहीं आज उसका दिन बड़ा ख़राब बीतने वाला है। इसी सोच के साथ वो जा रहा है तो रास्ते में एक धतूरे के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ क्रो शब्द आया हुआ, क्रो माने कौवा। कौवा क्या होता है? काला होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे घर के ऊपर कौवा लगातार बोल रहा हो तो हम अपशकुन मान लेते। तो इसी तरह की एक धारणा अमेरिका में भी थी कि अगर काले कौवे के लोग देख लें या उसकी आवाज़ सुन लें सुबह सुबह में, तो कहीं ना कहीं उनका दिन जो है ख़राब हो जाता था। ऐसी एक बुरी भावना से वो लोग भी पीड़ित थे। तो लेखक कहीं ना कहीं इस बात का इस कविता में विरोध करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। अच्छा, चलिए थोड़ी देर बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी राइमिंग क्या है या किस तरह की ये कविता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेखक यहाँ पर कहता है कि द वे ए क्रो, द वे माने रास्ते में, मैंने कहा ना कि जैसे कि जा रहा था, दुखी था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। कहता द वे कि रास्ते में एक क्रो सुक डाउन ऑन मी। सुक सेक का सेकंड फॉर्म है, SHAKE, सेक माने हिलाना। यहाँ थोड़ा सा मैं लिख पा नहीं रहा हूँ,
चूँकि मेरे पास अभी पेन नहीं है, जल्दी ही मुझे मिल जाएगा ये, तो और साफ मैं लिख सकूँगा। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ हम फिर से देखेंगे कि द वे माने रास्ते में, एक क्रो एक कौआ, सुक माने हिला करके, डाउन माने नीचे, आनमी माने मुझ पर, ठीक है, द डस्ट माने कण, आप सुनो माने बर्फ का। यानी कि अगर ध्यान दे तो कहता है कि जब मैं रास्ते में जा रहा था तो एक कौवे ने किस पर बैठा हुआ है, अभी नीचे वो लाइन आएगी, हेमलॉक ट्री आया हुआ है। हेमलॉक माने धतूरे का पेड़। यह बड़ा ही नशीला पेड़ होता, जहरीला पेड़ होता। अगर धतूरे के बीज को किसी को खिला दिया जाए तो वो पागल हो जाएगा, शायद वो मर भी जाए, इतना खतरनाक होता है धतूरा, हेमलॉक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हेमलॉक के वृक्ष पर वो बैठा हुआ है। और जब वो, मैं आपको कुछ स्लाइड यहाँ आगे दिखा देता हूँ कि ये मान लीजिए आपका ये कौवा है, आप तो समझ ही सकते हैं कि ये हमेशा से क्या होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। और जब भी ये ऐसा कुछ करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ये तो आप शकुन निश्चित रूप से करेंगे। आप ये देख लीजिए, ये हेमलॉक का एक वृक्ष है और इस पर एक कौवा क्या है, करीब करीब इस तरह से बैठा हुआ है। और लेखक वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा है, बड़ा ही दुखी है वो, मन उसका बड़ा ही क्या है, परेशान है कि वो क्या करे क्या ना करे। तो इस वजह से वो थोड़ा सा यहाँ पर परेशान है लेखक, और वहाँ से क्या कर रहा है, गुजर रहा है कुछ इस तरह से, जैसा कि हमने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था कि लेखक जो है परेशान है। ठंडियों का दिन है, बर्फ़ गिरी हुई है चारों तरफ, बड़ा सुंदर दृश्य तो है, लेकिन लेखक का मन बड़ा दुखी है। तो ऐसे जब वो गुजर रहा था तो यहाँ कह रहा है कि दवे, यानी कि रास्ते में एक क्रू माने एक कौवे ने क्या किया, हिला करके, यहाँ देखिए आया, सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, यानी वो हिला करके जो धूल के कण थे वह मुझ पर क्या कर दिया, गिरा दिया। अब देखिएगा यहाँ पर धारणा क्या है कि अगर कौवा सामने दिख जाए या बोलते हुए आ जाए, काला है भाई, तो निश्चित रूप से अब तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बेकार। लेखक कह रहा है कि जब मैं रास्ते में था तभी क्या हुआ कि एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी। देखिए एक चीज़ और यहाँ लेखक ये कह रहा है, जरूरी नहीं कि डाल ही हिली हो। आपने देखा होगा कि कौवे जब भीगे रहते हैं या उनके ऊपर कुछ गिरा होता है तो वो तेज़ी से अपने शरीर को हिलाते हैं, फड़फड़ाते हैं तेज़ी से, तो इससे उनके बालों में जो पानी है, जो ठंडक हो क्या होता है, गिर जाता है। शायद ऐसा कुछ कौवे ने किया जिससे धूल का जो कण है किसके ऊपर गिरा, लेखक के ऊपर, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कहाँ से, एक हेमलॉक के वृक्ष से। हेमलॉक माने धतूरे का वृक्ष, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर से दोहरा लेते हैं इस चीज़ को कि द डस्ट वे, सॉरी द वे एक क्रो सूक डाउन ऑन मी, कि रास्ते में एक जब मैं जा रहा था एक क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, तो एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ के कण गिरा दिए, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जो कि एक हेमलॉक के वृक्ष पर, धतूरे के वृक्ष पर बैठा हुआ था। वहाँ से एक कौवे ने मेरे ऊपर क्या गिरा दिया, बर्फ का धूल गिरा दिया। लेखक ने उसे देख लिया। अब देखिए धारणा क्या है कि अब तो उसका दिन खराब होगा, लेकिन लेखक कहता कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, लेकिन ऐसा करने से जो एक प्राकृतिक घटना हुई, जब वो फड़फड़ाया और बर्फ़ को गिरते हुए देखा वो, ठीक है। आप मैं बता दे रहा हूँ कि इनकी जो पिछली कविताएं हैं अगर आप देखेंगे, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, अगर एक कविता है जो पीछे कक्षा 9 में शामिल था, अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी लेखक ऐसे ही बर्फीली शांत जंगल और बर्फ़ गिर रहा है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ कौवे ने वही किया कि उसके ऊपर बर्फ़ गिरा दिया। जो गिरता हुआ बर्फ़ का दृश्य देखा तो कहता है हैज़ गिवन माई हार्ट, इसने मेरे हृदय को क्या कर दिया, ये चेंज ऑफ मूड, मेरी भावनाओं को क्या कर दिया, बदल दिया।
क्या बदल दिया? जो सैड मूड था लेखक का, जो दुखी था, जैसे उसने बर्फ को इस भांत से अपने ऊपर गिरते हुए देखा सफ़ेद, तो बिल्कुल वो खुश हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे एंड आई हैड रूड, और जो आज का दिन था, आज दिन उसने मेरा क्या कर लिया? बचा लिया। जो मेरा दिन आज बर्बाद होने वाला था, मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरा दिन खराब हो जाएगा, पूरा दिन मेरा मूड ऑफ रहेगा, लेकिन इस कौवे ने, इस काले कौवे ने, इस मनहूस कौवे ने ऐसा करके मेरे ऊपर जो बर्फ़ गिराया, इससे मेरा मूड क्या हो गया? बन गया। अब मेरा जो खराब दिन था वो बच गया। अब मेरा काम सब अच्छा होगा, मैं आगे बढ़ूँगा। और बिल्कुल भी जो उसके मन की निराशा थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। जैसे अपने यहाँ भी देखिए, अगर हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो कौवे को भोजन कब खिलाया जाता है? जब हम पितरों को, जैसे कि पितृ विसर्जन का समय अभी चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि कौवों को भोजन कराया, तो कहीं न कहीं मनहूसियत का एक प्रतीक है कौवा हमारे समाज के लिए। लेकिन लेखक कहता है ऐसी बात नहीं है, जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। इसने आज मेरे ऊपर बर्फ़ का ये जो टुकड़ा गिराया है, जो धूल गिराया है, उसको देख के मेरा मन क्या हो गया? प्रफुल्लित हो गया। मेरा तो दिन बन गया। जहाँ मैं बहुत निराश रहने वाला था, आज मेरे अंदर एक ऊर्जा का इसने क्या कर दिया? संचार कर दिया, और इसने मेरा दिन बचा लिया। नहीं पता नहीं क्या होता। बहुत ही अच्छे ढंग से इसने मेरा समय क्या कर लिया? बचा लिया। तो ये तो हो गई कविता की एक प्रकार से व्याख्या, और लेखक ने कहीं न कहीं इन भावनाओं का विरोध किया कि हमें ये अपशकुन वगैरह नहीं मानना चाहिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। अब दो चीज़ें भाई आप याद कर लीजिए परीक्षा के दृष्टि। पहला तो इस पोयम का नाम डस्ट ऑफ स्नो, और दूसरा लेखक का नाम, ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम आया हुआ, इसको आप अच्छे से रट लीजिए। कई बार प्रश्नों में पूछा है कि ये कविता किसकी है और इसको किसने लिखा है, तो अगर आप याद करेंगे तो एक प्रश्न तो आपका यहीं बन जाएगा। दूसरा प्रश्न जो आता है वो होता है कि थोड़ा राइमिंग बताइए इसकी क्या है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा राइमिंग पे चर्चा करते हैं यहाँ पर, कि राइमिंग क्या है हमारा यहाँ पर। अब देखिए राइम क्या होता है, आप लोग समझ लें। तुकबंदी, जो कविताओं के आखिरी वर्ड आते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते प्रोनाउंसिएशन वाले होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को हम राइम कहते हैं। यहाँ देखिए, जैसे आप ध्यान दें कि यहाँ आया है क्रो और यहाँ आया है स्नो। देखिए प्रोनाउंसिएशन एक जैसा, क्रो स्नो। यहाँ आया है मी और यहाँ लास्ट में आया है ट्री। तो इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? राइमिंग कहते हैं, कि जो हमें बताते हैं कि इनकी जो संरचना है वह किस प्रकार की है, ठीक है, इनकी जो संरचना है वो किस प्रकार की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो क्रो की राइमिंग स्नो के साथ है और मी की राइमिंग ट्री के साथ है। यानी हम कह सकते हैं कि इनकी जो राइमिंग है वह ए बी प्रकार की है, ठीक है। हालांकि देखिए इसमें मीटर होते हैं, हेक्सामीटर, पेंटामीटर, ऐसे करके आपको उतनी गहराई में जाने की बात नहीं है। बस इतना आप समझिए जो आपके परीक्षा के लिए अनुकूल हो। दूसरे में अगर हम देखें राइमिंग, तो हॉट के साथ पॉट आ गया है और मूड के साथ रूड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ भी जो आपकी राइमिंग है वो किस टाइप की है? ए बी टाइप की राइमिंग यहाँ आपको दिखाई दे रही। तो अगर राइमिंग वर्ड भी पूछता है तो आपको पता चल गया होगा कि क्रो के साथ स्नो और मी के साथ ट्री, यानी कि जो राइमिंग है वो ए बी की बैठती है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए एक दूसरे तरह का प्रश्न भी इसमें शामिल होगा। एक प्रश्न तो आपका आएगा ये कि इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया आप लोग जान लीजिए, क्योंकि 9वीं में तो था नहीं लेकिन 10वीं में आकर के जान लीजिए। केंद्रीय विचार यानी मूल भाव, कि कोई भी कविता जब हम पढ़ते हैं
तो आखिर पढ़ने के बाद उसका क्या निचोड़ प्राप्त हुआ, और उस निचोड़ को जो कम से कम शब्दों में आप अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल आइडिया कहते हैं। एक प्रश्न तो सेंट्रल आइडिया का आएगा, जो मैं बता दूंगा आपको किसी अन्य वीडियो के साथ में, या आप भाव समझ गए हैं तो अपने मन से भी इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए कि कहीं ना कहीं इसके साथ जो अन्य प्रश्न पूछा जाएगा, ये कविता आपने जो अच्छे से पढ़ ली है, कि जैसे हम देखें कि एक प्रश्न इसमें दिया है होगा कि व्हाट साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, यानी कि कौवा और जो धतूरा है प्रकृति के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कौवा और धतूरा दोनों मनहूसियत के प्रतीक हैं। अगर कौवा जहाँ काला और कर्कश आवाज़ वाला है, तो धतूरा भी जहरीला है, इससे भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो कहीं न कहीं ये प्रकृति के अंधकार, उदासी, दुखपूर्ण और कड़वे पक्ष का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ हिंदी में, लिखना इसको किस में है, अंग्रेजी में है। इसके प्रश्न और उत्तर के बारे में मैंने कहा ना कि एक वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, जो इसके साथ आपको जोड़ दूंगा, जिससे आप सेंट्रल आइडिया भी हम आपको यहाँ दे देंगे। आप चाहें तो वही लिख सकते हैं, या समझ के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अपने हिसाब से लिखेंगे ये बेहतर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कविता को बड़े ही बेहतर ढंग से समझ लिए होंगे, और इनसे जुड़े प्रश्नों को आप ठीक प्रकार से इसका उत्तर दे पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही इसके जो प्रश्न उत्तर वाली सीरीज़ है उसका वीडियो भी आप तक पहुंचा दी जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। नमस्कार।